हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा 7 जुलाई को आपका सीटेट का एग्ज़ाम होगा। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। ये क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2019 का है। आइए हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इसके साथ साथ जितना भी डिटेल हो सकेगा इसमें जानने का प्रयास करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। 31 कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंशोत पर्वत है, आपको बताना है। देखिए, जो भ्रंशोत पर्वत है उसे ही वोस्जिस पर्वत कहा जाता है। और समझिएगा, वोस्जिस पर्वत को एक नाम और जानते हैं, इसे ही कहते हैं दोष पर्वत। क्या कहते हैं? दोष पर्वत, या इसे ही एक नाम और जाना जाता है ब्लॉक पर्वत। क्या कहते हैं? ब्लॉक पर्वत के नाम से भी इसे जाना जाता है, याद रखिएगा। बात आई है पर्वत की, तो थोड़ी सी चर्चा आपको कर देते हैं। जो आपके पर्वत हैं वो पर्वत आपके 3 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। पहला है गुना पर्वत। क्या होता है? गुना पर्वत। अब ये जो गुना पर्वत है ये आपका 2 प्रकार का होता है। एक होता है युवा गुना पर्वत जैसे हिमालय है, और एक होता है पुराने गुना पर्वत जैसे आपलेशियन यूराल है। ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपका आता है ब्लॉक पर्वत, और तीसरे नंबर पर आपका आता है ज्वालामुखी पर्वत। अर्थात ये 3 प्रकार के पर्वत आपके होते हैं। ठीक है। अब पर्वत की बात आई तो मैं आपको पठार के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। पठार कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नोट करते चलिएगा। पहला होता है अंतरा पर्वतीय पठार, दूसरा होता है पर्वत पादीय पठार, तीसरा होता है विच्छेदित पठार, और चौथा होता है ज्वालामुखी का पठार। याद रखिएगा, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे अपने अगले क्वेश्चन पर। चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चलिए आगे क्या कह रहा है? चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है, और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है। बिल्कुल सही है। और जो बी है वो आपका ए की व्याख्या भी कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा ए और बी दोनों सही है, और बी ए की सही व्याख्या भी करता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 33 क्या कह रहा है? 33 कह रहा है कायांतरित शैलों पर विचार कीजिए और जवाब दीजिए। ए, बी और सी को पढ़िए और राइट जवाब देने का प्रयास करिए। चलिए, कह रहा है आग्नेय और अवसादी शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाती हैं। बिल्कुल सही है। कायांतरित शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव से पिघलकर द्रवित मैग्मा बनते हैं। बिल्कुल सही है। संगमरमर एक कायांतरित शैल है। बिल्कुल सही है। ए, बी, सी तीनों आपके सही हैं। बात आई है आग्नेय शैल की, तो जान लीजिए ये क्या होते हैं। आग्नेय शैल तब बनता है जब मैग्मा ठंडा हो जाता है। तो बस ऐसे याद रखिएगा, इसका निर्माण कैसे होता है? जो आपका मैग्मा है, इस मैग्मा के ठंडा होने से इसका निर्माण होता है। इसके कुछ आपके एग्जाम्पल हैं, याद रखिएगा, जैसे है ग्रेनाइट और है पिग्मेटाइट। दूसरा आया है अवसादी शैल। ये क्या होती हैं? ये पदार्थों के जमाव और तलछट के जमने से बनता है। किससे? जो जमाव और तलछट होता है, जब वो जमता है तो उससे इसका निर्माण होता है। अवसादी का मतलब होता है अवसाद। जैसे आपका बलुआ पत्थर है। ठीक है। ये इसका बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है, अवसादी शैल का बलुआ पत्थर। अगला है कायांतरित शैल। इसके बारे में भी जान लेते हैं। यह तब बनता है जब गर्मी और दाब के कारण आग्नेय और अवसादी जो चट्टानें हैं वो बदल जाती हैं। ठीक है। जैसे आपका क्या होता है? संगमरमर है, नाइस है, ये सभी के सभी क्या होते हैं? इसके एग्जाम्पल होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में आने पर जल जाते हैं? इसका आपको राइट जवाब देना है। देखिए, वायुमंडल के मध्य मंडल में आने पर वो जल जाते हैं। अब आपसे पूछ लेगा मध्य मंडल की कितने किलोमीटर तक फैला है, तो याद रखिएगा 50 से लेकर के 80 किलोमीटर की दूरी में जो है आपका मध्य मंडल फैला हुआ है। याद रखिएगा। ठीक है प्यारे साथियों।
चलिए इसके बाद थोड़ी सी जानकारी हम आपको और दे देते हैं। इसके बाद आपको जो दिया गया है इसमें एक मंडल है समताप मंडल। ये क्या होता है याद रखिएगा, यहाँ पर आपको ओजोन मिलता है। क्या मिलता है? जो ओजोन परत है वो आपको यहाँ मिलती है। इसकी भी दूरी पूछ ले तो 15 से लेकर के 50 किलोमीटर तक की होती है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो आपकी सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणें हैं इनको अवशोषित यहीं पर किया जाता है। इससे पृथ्वी को क्या होती है? सुरक्षा मिलती है। इसके आगे कौन सा मंडल है आपका? चलिए बाह्य मंडल पर चर्चा कर लेते हैं। बाह्य मंडल क्या है? देखिए यह जो वायुमंडल है ये बहिर्मंडल और मध्य मंडल के बीच में है। कहाँ है? बहिर्मंडल और मध्य मंडल के बीच में है, ठीक है ना। और यहाँ जो गर्मी हो सकती है लगभग मान के चलिएगा 4500 डिग्री फ़ारेनहाइट तक की गर्मी यहाँ होती है, ठीक है। चलिए और अगला आपका है बहिर्मंडल। ये क्या है? यह पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी और सबसे पतली परत मानी जाती है। यहाँ कम वायुमंडलीय दाब होता है और जो गैस के अणु होते हैं वो व्यापक स्थानों पर होते हैं। जैसे आपका हीलियम है, आर्गन है, हाइड्रोजन है, इन सभी हल्की गैसों से इसका निर्माण होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं और 35 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए कह रहा है ऋतु प्रवास जुड़ा है। ये लोगों के आवागमन से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? लोगों के आवागमन से जुड़ा हुआ है। कह सकते हैं एक प्रकार के पशुचारण या घुमंतु होते हैं जो कि निश्चित रूप से गर्मी और सर्दियों के चारागाहों के बीच पशुधन का समयानुकूलन संचालन करने के लिए वो जो है यहाँ से वहाँ अपना जो है टहरते रहते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे और आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 36 नंबर पर चलते हैं। कह रहा है कि स्थानीय पवनों के संबंध में ए और बी पर विचार की जो सही विकल्प का जवाब दीजिए। कह रहा है ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं, बिल्कुल सही है। पश्चिम एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण है, बिल्कुल सही है। ए और बी आपका दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 3 प्रकार की पवन होती है। बात आई है पवन की, पवन से संबंधित कुछ और चीज़ें जान लीजिए। जो आपकी पवन है वो 3 प्रकार की है, नोट कर लीजिएगा। स्थायी, मौसमी, स्थानीय। कौन कौन सी होती है? स्थायी, ठीक है, और स्थानीय, और कौन सी होता है? मौसमी। ये 3 प्रकार की पवनें होती हैं। स्थानीय पवन क्या होती है? मौसमी पवन क्या होती है? स्थायी पवन क्या होती है? देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं स्थायी पवन की। ये पवन जो है पूरे वर्ष एक विशिष्ट दिशा में लगातार चलती हैं, ठीक है। स्थानीय पवन महाद्वीपों और महासागरों पर बड़े पैमानों पर ये उड़ती हैं। इसके कुछ उदाहरण आपको बता दें, जैसे पश्चिम, पूर्वी और व्यापारिक पवनें हैं, ठीक है। चलिए आगे हम आपको बता देते हैं जो पश्चिम पवन है वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और जो आपकी पूर्वी पवन है वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और जो व्यापारिक पवनें हैं वो भी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। इतना आपको याद रखना है इससे संबंधित। थोड़ा सा मौसमी पवन के बारे में जान लेते हैं। ये पवन के दोहराव और गतिविधियों के स्वरूप में बदलाव से प्रेरित है। दुनिया भर में कई स्थानों पर मौसमी पवनें आपकी चलती रहती है। स्थानीय पवन की बात कर लेते हैं। स्थानीय पवन ऐसी पवन होती है जो वैश्विक पवनों की तुलना में छोटे स्थान को कवर करती, किसी विशेष स्थान पर चलती है, इसीलिए इसको स्थानीय पवन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ब्राज़ील के कंपोस और वेनेजुला के लानोस उदाहरण है। 37 का आपको जवाब देना है। तो ये किसके हैं भैया? ये आपके उष्णकटिबंधीय घास स्थल के उदाहरण हैं, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ब्राज़ील में जो आपका कंपोस है इसको सवाना घास स्थल भी कहा जाता है, याद रखिएगा। क्या कहा जाता है? सवाना कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे आपको कुछ और बता देते हैं। अगला इसमें आपको एक दिया है शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल। ये क्या होते हैं? देखिए ये घास स्थल है जो समशीतोष्ण क्षेत्र और महाद्वीप के आंतरिक भाग में स्थित हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पे आपको डाउन्स देखने को मिलेगा, यूरोप है वहाँ पे आपको स्टेपस देखने को मिलेगा, ठीक है। जो आपका उत्तरी अमेरिका है वहाँ जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं उन्हें प्रेरीज कहा जाता है और दक्षिण अमेरिका में उन्हीं को पंपोस कहा जाता है। तो जो शीतोष्ण याद रखिएगा घास के स्थल हैं
उत्तरी अमेरिका में इन्हें प्रेरीज और दक्षिण अमेरिका में पंपास कहा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है टुंड्रा प्रकार की वनस्पति। ये क्या है? टुंड्रा एक प्रकार का वायोम है जहाँ पेड़ की वृद्धि कम तापमान और कम बढ़ते मौसम के कारण बाधित होती रहती है, समस्याएं आती रहती हैं। और अगला है भूमध्य सागरीय वनस्पति। क्या है? तो ये जो है महाद्वीप के पश्चिम में लगभग 30 डिग्री से 40 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश के बीच में ये पाए जाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 38 पर चलते हैं। 38 कह रहा है जलवायु के संबंध में ए और बी कथन पर विचार करना है और आपको राइट जवाब देना है। चलिए, कह रहा है जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। गलत है। जो जलवायु है वो कई वर्षों में एक विशेष स्थान के लिए मौसम की स्थिति का जो है औसत क्रम के लिए निर्धारण किया जाता है, एक लंबे समय में परिवर्तन होता है। किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्चावच पर निर्भर करती, ये भी गलत है। तो ए और बी दोनों आपके गलत हैं। चलिए, बात आई है मौसम की। तो मौसम क्या होता है? मौसम थोड़े समय के लिए वातावरण में बदलाव को मौसम कहा जाता है, जबकि जो लंबे समय के लिए बदलाव में परिवर्तन होता है उसे जलवायु कहा जाता है। जैसे जलवायु क्या है? लंबी अवधि में एक सामान्य मौसम की स्थिति को संदर्भित करता है, बताता है। ठीक है। चलिए, मौसम के बारे में जो है आपका दिन प्रतिदिन की स्थिति भी बदल सकती है, ऐसा कहा जाता है। जैसे मौसम से संबंधित जानकारी आपको चाहिए, आर्द्रता है, वर्षा है, बादल है, ठीक है ना, इस प्रकार की घटनाएं जो हैं आपकी इससे संबंधित है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 39 पर, और 39 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। 39 कह रहा है दिए गए ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोतों की पहचान करें और 39 का राइट जवाब दें। ठीक है। चलिए, कह रहा है कि यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है और यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। तो दोनों आपके ठीक हैं। यह आपका प्राकृतिक गैस से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्राकृतिक गैस। चलिए, जो प्राकृतिक गैस है ये है क्या? ये परंपरागत या गैर नवीकरणीय स्रोत होता है। क्या होता है? परंपरागत और गैर नवीकरणीय स्रोत है और सीमित मात्रा में मौजूद है, ये भी याद रखिएगा। क्योंकि अगर ये जो आपकी गैर नवीकरणीय चीज़ें हैं, अगर ये एक बार समाप्त हो जाती है तो फिर से इनका उपयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना। चलिए, अब आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन की देखते हैं क्या है इम्पॉर्टेंस, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है, आपको बताना है। तो ये है अंटार्कटिका में अवस्थित है, याद रखिएगा। दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए, 41 पर चलते हैं और 41 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है। तो जो सही है वो गलत हो जाएगा, जो गलत है वो सही हो जाएगा। ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं, सही है तो गलत हो जाएगा। इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन है, सही है तो गलत हो जाएगा। ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित है, सही है तो गलत हो जाएगा। सभी खनिज अधात्विक होते हैं, गलत है तो यही आपका सही हो जाएगा। 41 का राइट जवाब आपका चौथा हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। 42 पर चलते हैं और 42 का आपको राइट जवाब देना है। चलिए, आपको बताना है नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी का जो किससे मिलान करोगे आप? देखिए, नर्मदा घाटी का मिलान आखेटक और खाद्य संग्राहक से होगा। तो पहले का दो किस किस ऑप्शन में? बस तीसरे ऑप्शन में है, तो यही आपका सही हो जाएगा। बाकी मिलान सब कर देते हैं। वज्जी क्या है? तो वज्जी के बारे में बताना है। वज्जी आरंभिक एक गणतंत्र है। अगला कह रहा है गारो पहाड़ियाँ कहाँ हैं? गारो पहाड़ियाँ पे आपको आरंभिक कृषि देखने को मिलेगी। अगला कह रहा है गंगा घाटी कहाँ है? गंगा घाटी का समय लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर हैं। सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ क्या हैं? तो वो आए आपके सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ। क्या हो जाएगा? ई का चौथा हो जाएगा।
प्रथम नगर यहाँ आपको देखने को मिलता है। तो 42 का आपको राइट जवाब मिल गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और अगले क्वेश्चन का राइट जवाब देखने का प्रयास करते हैं क्या होगा। चलिए चलते हैं 43 नंबर के क्वेश्चन पर। 43 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। ए और बी कथन को पढ़ना है और सही उत्तर का चयन करना है। हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी अवधि उचित है क्योंकि शासकों का धर्म एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा। बिल्कुल गलत कथन है। लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। बिल्कुल ए गलत, बी सही हो जाएगा। राइट जवाब चौथा हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर और अगले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। 44। चलिए पहले क्वेश्चन बड़ा है, क्वेश्चन को ही पढ़ लेते हैं और 44 का आपको राइट जवाब देना है। चलिए अब आपको नीचे दिए गए दो कथन 19वीं शताब्दी में लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में है बताना है। कई चित्रों में अपने आसपास के बदलावों का उपहास किया गया है। अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शौकों का मजाक तथा औरतों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई है। बिल्कुल सही है। राष्ट्रवादी विचारकों को अभिव्यक्ति करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता था। बिल्कुल सही है, लेकिन बी ए की सही व्याख्या यहाँ नहीं कर रहा है। कहने का मतलब ए और बी दोनों आपके सही हैं, लेकिन जो बी है वो ए की सही व्याख्या नहीं है, तो दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पर चलते हैं। कह रहा है 45, भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है। तो वो आपका है मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। याद रखिएगा। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए अब आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की और देखते हैं अगले क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा। कह रहा ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे। बिल्कुल तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की और देखते हैं अगले क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा। 47 पर चलते हैं। 47 क्या कह रहा है आइए देखते हैं और 47 का राइट जवाब देखते हैं। चलते हैं 47 पर। 47 क्या कह रहा है, नीचे दिए गए दो कथन ए और बी 18वीं और 19वीं शताब्दियों में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय के संदर्भ में हैं। आपको पढ़ करके सही जवाब देना है। ठीक है, चलिए कह रहा है 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। तो क्या ये सही है? ये गलत है। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। बिल्कुल जी, ये आपका बी वाला सही है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। 48 पर कह रहा है कि BCE का तात्पर्य क्या होता है, ये आपको बताना है। BCE का तात्पर्य क्या होता है? इसका मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। क्या होता है? बिफोर कॉमन एरा होता है। चलिए ठीक है, चलते हैं आगे और देखते हैं अगले क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा। 49 पर चलते हैं। कह रहा है हम यह आज कैसे जानते हैं कि पुरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। तो इसका आपको सही जवाब क्या होगा। उस समय की कृतियों में इन पक्षियों का विविध लेख से हमें पता चलता है नहीं। महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। बी व आपका जो दूसरा है वो राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं 50 पर और 50 का राइट जवाब आपको देना है क्या होगा। कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। कह रहा है ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त तो हो गया। ठीक है, जंगलों का विनाश हो गया। ठीक है, कह रहा है कि सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई। तो ये ठीक नहीं है, संभवतः नदियाँ सूख गई। तो ए, बी और डी आपका दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा प्यारे साथियों,
देखिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करें 2600 से लेके 1900 ईसा पूर्व के बीच की ये आपकी जो है सभ्यता मानी जाती है। ठीक है, और आगे बात करते हैं तो जो आपका इसके अंत का कारण है क्षेत्र में वनोन्मूलन, जलवायु का परिवर्तन, आसपास की नदियों का सूखना, शासकों का नियंत्रण खो देना, बाढ़, आर्यों का आक्रमण आदि अनेक प्रकार के कारण इसके माने गए हैं। 51 पर चलते हैं। 51 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा है महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई गई थी। गलत है, बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी थी। दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा प्यारे साथियों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और अगले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में क्या सही है। उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार में था। गलत है। गंगा के मैदानी इलाके में घने जंगलों वाले क्षेत्र को पहली बार जो है आपका प्रवेश किया गया था। गलत है। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। बिल्कुल तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है प्यारे साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और अगले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। 53 कह रहा है जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, आपको बताना है। ठीक है, चलिए। कह रहा है समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। गलत है। अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा है। दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा प्यारे साथियों। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और अगले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। 54 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंपकर ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। तो ये आपका पहला राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और अगले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए 55 पर चलते हैं और 55 का राइट जवाब आपको देना है। कह रहा है निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। तो जो नहीं है वो बताना है। मतदान द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव सही है तो गलत होगा। प्रतिनिधि के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया सही है तो गलत हो जाएगा। जनता के निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता, ठीक है, तो ये गलत है। निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में जनता अप्रत्यक्ष रूप से भागीदार होती है क्योंकि अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से वो ऐसा करवाती है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 56 पर और 56 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा है कि भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है। 56 का आपको राइट जवाब देना है। तो छोटा तिब्बत लद्दाख को कहा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, लद्दाख भारत में वह विशेष क्षेत्र है जिसे छोटा तिब्बत कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए, और आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी अगर देना चाहें तो ये है कि यहाँ पर आपको बौद्ध और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग देखने को मिल जाते हैं। 57 पर चलते हैं। कह रहा है भारत में अपील प्रणाली का पौनर्वादिक प्रणाली किसे कहते हैं, आपको जवाब देना है। न्यायिक सेवा में आवेदन का प्रावधान गलत है। न्यायालय के आदेश के खिलाफ संसद में अपील का प्रावधान गलत है। राज्य कार्यपालिका का प्रमुख सर्वोच्च अपील प्राधिकारी के रूप में कार्यरत होने का प्रावधान, ये भी गलत है। निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान, यही आपका राइट जवाब हो जाएगा। 58 पर चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है। 58 का राइट जवाब आपको देना है। कह रहा यह उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है, गलत है। जो सही होगा वो गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। नहीं में इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, तो सही है तो गलत होगा। यहाँ कोयला एवं लौह अयस्क जैसे खनिज की प्रचुरता है, सही है तो गलत होगा। ठीक है, अगला कह रहा है
इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियाँ मौजूद हैं। ये गलत है तो सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब प्रायद्वीप पठार की बात आई है तो इसकी कुछ विशेषता जान लीजिए। उत्तर मैदानों के दक्षिण में स्थित है। कोयला और लौह अयस्क के लिए समृद्ध क्षेत्र है। अरावली पहाड़ियों ने इसे उत्तर पश्चिम की ओर से सीमाबद्ध किया है। नर्मदा और तापी नदियाँ पश्चिम की ओर बहने वाली कुछ नदियाँ हैं। महानदी और कृष्णा नदियाँ पठार में पूर्व की ओर बहने वाली कुछ नदियाँ हैं। तो ये याद रखिएगा आपको, ठीक है। इससे संबंधित कुछ पॉइंट थे। 59 पर चलते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में है, तो ये गलत है। यह मतलब यही एक ऐसी महाद्वीप है, यही एक ऐसा महाद्वीप है जिसे होकर कर्क विषुवत मकर रेखाएं गुजरती हैं। बिल्कुल दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा प्यारे साथियों। चलते हैं 60 पर और 60 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा भारत के दक्षिण भागों में विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है, क्योंकि क्यों होती है, तो इसका राइट जवाब होगा पवनें स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। राइट जवाब हो जाएगा। तो ये हमने 30 क्वेश्चन देखे। अगले 30 क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।